युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 40। डियर लिसनर, एक दिन में 2 एपिसोड क्या मैं 2-3 दे दूँ, पर पता है मैं रात के 2 बजे उठकर रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि दिन में करने जैसा सिचुएशन नहीं है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शेरा ऑफिस आने के बाद तुरंत युग के कैबिन में गया और सारी बातें विस्तार से उसने युग को बता दिया। युग शेरा की सारी बातें ध्यान से सुना और वह सीसीटीवी फुटेज भी गौर से देखा। मन्नत युग का क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, पैसे निकाले। युग को इस बात का जरा भी इल्म नहीं। उसे तो सिर्फ और सिर्फ इस बात का दुख हो रहा था कि मन्नत पराए मर्दों के लिए इतनी झूठ और इतनी बड़ी कदम उठा रही है। युग को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मन्नत किसी और के लिए इतनी झूठ बोल रही है। कभी उसने उसके लिए इतनी फिक्र नहीं दिखाई जितना कि दूसरों के लिए दिखाती है। युग के दिमाग में 1000 सवाल उठ रहे थे। युग इस वक्त दिल और दिमाग दोनों में उलझा हुआ था। युग कैबिन में इधर से उधर घूमते हुए बड़बड़ाने लगा। लगता है तुम्हें मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा। तुम्हें अब दूसरे तरीके से ही समझाना पड़ेगा। सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें बातें समझ में नहीं आ रहा ना। पुलिस स्टेशन। पुलिस ने मन्नत को कस्टडी में ले लिया था, क्योंकि यह कोई आम केस नहीं था। पुलिस वालों ने सीनियर इंस्पेक्टर को बुलाया मन्नत से पूछताछ करने के लिए, क्योंकि यह ड्रग्स का मामला था। मन्नत लगातार चिल्ला रही थी कि रोए जा रही थी, जिसे पुलिस वालों भी डिस्टर्ब हो रहे थे। उतने में एक लेडीज कांस्टेबल आकर मन्नत को डंडा दिखाते हुए बोली, अगर तेरे मुंह से एक भी शब्द सुनने को मिला ना, तो इस डंडे से तुझे मार मार के मुंह बंद करूंगी, समझी। मन्नत रोते हुए हाथ जोड़ते बोली, मैडम मेरी गलती क्या है? आखिर मैंने ऐसा क्या की हूँ जो आप मुझे इस तरह से जेल में डाल रही हो? प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। थोड़ी देर बाद सीनियर इंस्पेक्टर 2 आए और उनके साथ लेडीज़ कांस्टेबल भी थी। उन दोनों को देखकर मन्नत बहुत ज़्यादा डरने घबराने लगी, क्योंकि यह सब उसके साथ पहली बार हो रहा था। लेडीज कांस्टेबल मन्नत को जहां तहां हाथ लगाकर चेक किए जा रही थी, जिससे मन्नत को शर्म आ रहा था। वह अपने आप को कोसने लगी। सीनियर इंस्पेक्टर ने मन्नत से कई दफ़ा पूछताछ किया, पर मन्नत सिर्फ एक ही जवाब पर टिकी थी कि उसे कुछ नहीं पता, उसे इसके बारे में नहीं पता। मन्नत को तो ये सब सुन झटका लगा कि उसके बैग में ड्रग्स मिला है। इंस्पेक्टर जाते जाते कहा, ये ऐसे नहीं मानेगी, ना कबूल करेगी। इस पर नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट यानी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। मन्नत इतना सुन के तो दंग रह गई। उसकी सांसें गले में ही अटक गया, पैरों तले जमीन खिसकने लग गई। आखिर वह किस मामले में फंस गई है? उसकी जिंदगी कहाँ से कहाँ मोड़ लाकर खड़ी कर दी है। मन्नत तो सुध-बुध में नहीं थी, जिंदी लाश की तरह खड़ी थी। लेडीज कांस्टेबल ने मन्नत के तरफ डंडा दिखाते हुए बोली, अब समझा तुझे? तू किस चीज़ का काम कर रही थी और आई बड़ा नाटक करने। हर कोई ऐसा ही करता है पकड़े जाने पर। यह कानून नशीले पदार्थों की तस्करी में संबंधित है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को 1 से 20 वर्ष की कठोर सजा देती है। मन्नत रोने के सिवा कुछ नहीं आ रहा था। जेल के अंदर खुद को सोचने लगी, उसके बैग में आखिर ये ड्रग्स आया तो आया कहाँ से? उसका शक युवराज पर जाने लगा, क्योंकि उसके सिवा तो वह किसी से मिली नहीं है और ना ही कहीं गई, तो कैसे उसके बैग में यह ड्रग्स आया? मन्नत नीचे जमीन पर बैठ घुटनों के बीच में अपना मुंह छुपाकर रो रही थी। वह बहुत डरी सहमी हुई थी। ऐसे ही लगातार 5 मिनट रोती रही कि तभी एक लेडीज पुलिस कांस्टेबल मन्नत के पास आकर तेज आवाज़ में बोली, ए सुन, तेरी फैमिली का नंबर बता, उन्हें कॉल करके बुलाना है यहाँ पर। मन्नत अपना सिर ऊपर उठाकर उस लेडीज पुलिस को देखने लगी। रोने की वजह से उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। मन्नत अपने हाथों से आंसू पोंछते उसे देख रही थी।
उसका इस तरह से देखना लेडीज पुलिस ने फटकार लगाते हुए बोली, बहरी है क्या, सुनाई नहीं देता? मन्नत सोचने लगी आखिर किस को कॉल करके वह बुलाए। इतने में लेडीज पुलिस ने वापस बोली, तू तो शादीशुदा है ना, चल तेरे पति का नंबर बता जल्दी। पति वर्ड सुन मन्नत घबरा गई। उसके आंखों के सामने युग का शक्ल याद आने लगा। मन्नत मन में सोचने लगी, युग का नंबर नहीं दे सकती, पर इस वक्त किसका नंबर दे। कुछ सोचकर उसने अपने पापा का नंबर दे दी। नंबर देते वक्त उसने ये भी बताया कि यह उसके पापा का नंबर है। मन्नत को लगा उसके पापा आकर उसे जल्दी से रिहा करवा लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, पर शायद वह गलत थी। लेडीज पुलिस ने सबसे पहले केशव जी को कॉल की और जो कुछ हुआ था उसके बारे में बताए और पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा। केशव जी को जरा भी यकीन नहीं हो रहा कि उनकी बेटी इस वक्त पुलिस स्टेशन में है, वह भी ड्रग्स के मामले में। उसे अरेस्ट किया गया है। केशव जी, सीमा जी और पीहू पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल पड़े। केशव जी और सीमा जी कुछ ही देर में पुलिस स्टेशन पहुंच गए। केशव जी अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन के अंदर देख घबरा गए। उन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। वह पुलिस के आगे हाथ जोड़कर बोले, साहब मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती, आपको ज़रूर गलतफहमी हुआ है, ज़रूर इसे किसी ने फंसाया है। केशव जी पुलिस स्टेशन के अंदर सभी पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ते रहे कि उनकी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती, पर उनका कोई वहाँ पर एक दो ना सुनने वाला था। मन्नत को भी बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि उसकी वजह से उसके पापा को भी सभी के सामने हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। वह अपने आप को दोषी समझने लगी। दूसरी तरफ पार्लर में देखते देखते दोपहर से शाम हो गया। अंधेरा छाने लगा, पर मन्नत अभी तक नहीं आई, जिससे काव्या ने मन्नत को कई बार कॉल ट्राई की, पर उसका मोबाइल तो पुलिस के पास था। अब काव्या परेशान होने लगी। उसे अंदर ही अंदर डर भी लगने लगा कि कितना वक्त हो गया और मन्नत आई नहीं, कहीं वह किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। काव्या ने मोनिका से कहा, मोनिका भाभी मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही हैं और उनके पापा का भी नंबर हमारे पास नहीं है, मुझे भाई को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ऐसा करते हैं, पहले उनके घर जाकर देखें, शायद भाभी अपने पापा के साथ घर चली गई होंगी। मोनिका अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगी और काव्या के बातों में सहमति दिखाते हुए बोली, आप जैसा बोलो भाभी, चलो चलकर देखते हैं, शायद उनके घर चली गई होंगी। इतना बोल मोनिका अपने मन में कहने लगी, मेरी प्यारी भाभी, आज आपको भी उसकी सच्चाई सामने आ जाएगा तो आप भी उसके साथ इतनी ही नफरत करोगी जितना कि मैं करती हूँ। यही तो मैं चाहती हूँ, युग को आप जल्दी से इन्फॉर्म करो। काव्या और मोनिका दोनों कार में आकर बैठ गई और ड्राइवर को बताया कि कांदिवली चले। कुछ ही समय में वह दोनों वहाँ पर पहुँच गई और जब घर का डोर बेल बजाने लगी, मोनिका ने काव्या से कहा, मुझे लगता है यहाँ पर कोई नहीं है, क्यों ना हमें आसपास से पूछ लेना चाहिए। काव्या ने मोनिका की बातों से एग्री करते हुए बोली, हाँ तुम सही कह रही हो। काव्या ने आसपास नज़र घुमाते हुए देखी और पास वाले घर जाते हुए बोली, आंटी के घर में कोई है नहीं क्या? यह कोई और नहीं, सुजाता जी थी और मन्नत के बर्थडे में उन्होंने काव्या को देख चुकी थी। जिस पर सुजाता जी थोड़ी नर्वस होकर बोली, केशव जी की फैमिली इस वक्त पुलिस स्टेशन गई है। सुजाता जी बताना तो नहीं चाहती थी, पर वह भी क्या करती, क्योंकि काव्या घर पर आ गई थी और प्रॉब्लम पुलिस का था, वह छुपा भी नहीं सकती, इस वजह से उन्होंने सब बता दिया। काव्या यह सुनकर दंग हो गई। वहीं मोनिका मन में कहने लगी, वाह आंटी, जो काम मैं नहीं कर पा रही थी, मुझे तो सब पता था, वह तुमने कर दिया। गुड आंटी। मोनिका अपने फेस पर घबराहट लाते हुए काव्या की तरफ देख बोली, भाभी हमें जल्दी से पुलिस स्टेशन जाना होगा। आखिर मन्नत का भी तो कॉल नहीं लग रहा, इसका मतलब
हो ना हो कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। काव्या ने मोनिका की बातों को सहमति देते हुए बोली, हाँ तुम सही कह रही हो, जल्दी चलो। फिर दोनों कार में आकर वापस बैठ गई और ड्राइवर को बोली पुलिस स्टेशन जाने के लिए। इधर पुलिस स्टेशन में केशव जी मन्नत से बार बार पूछ रहे थे, बेटा तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मन्नत ने सारी बातें अपने पापा को बता दी कि वह किस तरह से युवराज की मदद करना चाह रही थी। मन्नत की सारी बातें सुन केशव जी को युवराज के ऊपर शक होने लगा कि इस मामले में उसने ही मन्नत को फंसाया है, क्योंकि मन्नत होटल में किसी और से तो नहीं मिली। केशव जी पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर अपने कुछ पहचान वालों को कॉल लगाने लगे ताकि उनकी बेटी पुलिस वाले छोड़ दे, पर मामला ड्रग्स का था, वह इतना जल्दी कैसे बाहर निकल सकती है। केशव जी इतने बड़े आदमी भी नहीं थे उनका कोई मदद कर सके। केशव जी फ़ोन पर बात कर ही रहे थे कि इतने में सीमा जी अंदर जाकर मन्नत को भला बुरा सुनाने लगी। वह गरजते हुए बरस पड़ी, तुम्हें जरा भी लाज शर्म बचा है कि नहीं। इतने बड़े घर की बहू होने पर भी तुम्हें जरा भी शर्म लिहाज है कि नहीं, कि अपनी माँ की तरह तुम्हें भी बनना है। सीमा जी मन्नत को भला बुरा बोल ही रही थी कि तभी काव्या और मोनिका पहुंच गई। उन्होंने मन्नत को पुलिस कस्टडी में देख हक्की बक्की होकर देखने लगी। मन्नत की यह हालत देख काव्या तो शॉक्ड हो गई, पर वहीं मोनिका को तो इसी दिन का इंतजार था। मन्नत को ऐसा देख मोनिका को बहुत सुकून मिलने लगा। उसे तो बस युग के आने की देरी थी, उसे आज की यह सारी खबर पता चल जाए। केशव जी ने थक हार कर सोचने लगे कि वह किससे मदद मांगे, अपनी बेटी को इस कैद से वह कैसे निकाले। बहुत सोचने के बाद उन्हें किसी का भी उम्मीद नहीं मिल रहा। वक्त बीतता जा रहा था और केशव जी की परेशानियां इतनी ही बढ़ती जा रही थी। अब कहीं जाकर उन्हें युग का याद आया कि यह सभी मुसीबतों का हल युग ही निकाल सकता है। केशव जी तुरंत भागते हुए मन्नत के पास गए और इस स्थिति का हल निकालने के लिए युग का सहारा लेना पड़ेगा, तो ही मन्नत यहाँ से निकल सकती है, वरना ड्रग्स के मामले में निकलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। युग को सब बताना पड़ेगा बेटा। युग का नाम सुनते ही मन्नत के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अगर यहाँ पता चला युवराज की वजह से मन्नत जेल में है, वह भी ड्रग्स के मामले में, तो पता नहीं वह क्या कर बैठेगा, उसे कौन सी सजा देगा। केशव जी के लाख कहने पर आखिरकार मन्नत हाँ में सिर हिला दी और युग का नंबर अपने पापा को दे दी। मन्नत की हालत इस वक्त बहुत ख़राब हो चुकी थी। अगर रो रो के उसकी आंखें सूज गई थी, उसकी पूरी तरह बाल बिखरे हुए थे। पुलिस स्टेशन में जितने लोग मौजूद थे सभी को मन्नत का हालत देखा नहीं जा रहा था, सिवाय मोनिका को छोड़कर। काव्या भी मन्नत के लिए बहुत परेशान हुए जा रही थी, पर उसे मामला कुछ भी अभी तक समझ में नहीं आया कि आखिर मन्नत जेल तक कैसे पहुंची। केशव जी युग को कॉल तो नहीं करना चाह रहे थे, पर अपनी बेटी को वह इस हालत में देख नहीं सकते, जिस वजह से उन्होंने निर्णय कर लिया कि वह युग से बात करेंगे। केशव जी मन्नत से युग का नंबर लेकर अपने मोबाइल से उसका नंबर डायल कर दिया। उन्हें यह करना अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर युग के सिवाय उनके पास अब कोई चारा भी नहीं बचा। एक वही है जो इस मामले से निपट सकता है। 2-3 रिंग जाते ही युग ने कॉल रिसीव किया। हेलो, केशव जी ने संकोच करते हुए बोले, मन्नत का पापा बोल रहा हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। कॉल की दूसरी ओर से युग कुछ न बोलता देख केशव जी ने वापस बोले, क्या पूछोगे नहीं, कैसी मदद चाहिए। केशव जी की आवाज़ सुन एक पल के लिए युग भी यकीन नहीं कर पाया कि क्या यह वही केशव जी हैं जो उससे इतना नफरत करते हैं। युग न बात बढ़ाते हुए पूछा, जी कहिए,
केशव जी लंबी सांस छोड़ते हुए बोले, मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन में हूँ। पुलिस वालों ने मन्नत को अरेस्ट किया है। वह कह रहे हैं कि मन्नत के बैग से ड्रग्स मिला है। अब क्या ही था, युग ने जैसे मन्नत का नाम सुना वह भी पुलिस स्टेशन में है, वह भी एक पल के लिए शॉक्ड हो गया। उसे भी केशव जी की बातों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। युग अपने कैबिन के अंदर चेयर पर बैठा था। वह यह बातें सुन तुरंत खड़ा हो गया और अपना टाई नोट ढीला करते हुए कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? वह तो घर पर होगी। केशव जी अपनी दुख जाहिर करते हुए आगे बोले, मन्नत मेरी अपनी खुद की बेटी है, मैं उसके प्रति ऐसा क्यों कहूँगा? तुम्हें यकीन नहीं तो तुम पुलिस स्टेशन आ सकते हो। केशव जी बोल ही रहे थे कि उनकी बीच में बात काटते हुए युग बोला, आप कौन से पुलिस स्टेशन में हो? मुझे पुलिस स्टेशन का नाम बताइए, मैं तुरंत आता हूँ। युग ने जैसे कहा कि मैं आता हूँ, इतना सुन केशव जी का बोझ हल्का हो गया। ऐसा लग रहा था कि उनके सीने पर किसी ने बहुत बड़ा पत्थर रख दिया हो। केशव जी रुआंसी आवाज़ में बोले, बेटा प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो। केशव जी अगर इतना रिक्वेस्ट नहीं भी करते तो भी युग मन्नत को इस हालत में कभी नहीं छोड़ता। युग ने सभी बातों को इग्नोर कर तुरंत कहा, मुझे एड्रेस बताइए, कौन से पुलिस स्टेशन में इस वक्त आप लोग हैं? केशव जी ने तुरंत युग को एड्रेस बता दिया। युग ने बिना वक्त गंवाए शेरा को गाड़ी निकालने के लिए कहा और दोनों कार में आकर बैठ गए। कार में बैठते ही युग ने शेरा को कहा, लॉयर से बात करे और कहे कि तुरंत पुलिस स्टेशन में मौजूद हो। ये सुन शेरा ने तुरंत लॉयर को कॉल लगाया और सारी बातें बता दिया और ये भी कहा कि जब तक हम लोग पहुंचते उसके पहले लॉयर वहां पर मौजूद होना चाहिए। 25 से 30 मिनट के अंदर युग पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वह जैसे कार में से बाहर निकला कि सामने दो लॉयर खड़े थे, जिसे देख दोनों लॉयर ने युग को ग्रीट किया। केशव जी भी बाहर ही खड़े थे, युग के आने का इंतजार कर रहे थे और जैसे उन्होंने युग को अंदर आता देखा, एकदम युग के सामने जाकर खड़े हो गए। केशव जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ बोले, प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो। ये बूढ़ा बाप बेजान लाचार तुम्हारे सामने अपनी बेटी के लिए भीख मांग रहा है। युग उनका दर्द समझ सकता था। उसने अपनी नज़र इधर उधर घुमाकर देखा, फिर कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? मन्नत मेरी बीवी है, उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। युग इतना बोल तेज़ रफ्तार से पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। उसके पीछे शेरा और लॉयर सभी लोग अंदर चले गए। दोनों लॉयर इंस्पेक्टर के सामने जाकर बैठे। वहीं युग पहले अंदर जाते ही मन्नत को देखने के लिए आगे गया। उसने अपनी आंखों से देखा कि मन्नत घुटनों के बल बैठे अपने पैरों के बीच में मुंह छुपाए रो रही थी। युग मन्नत की हालत देख उसके सीने में दर्द हुआ। युग को मन्नत के ऊपर तो काफ़ी गुस्सा आया था, पर उसकी ये हालत देख वह खुद अंदर से पिघलने लगा। अपनी आंखों से गॉगल्स उतारते हुए स्लो वॉइस में बोला, क्या तुम ठीक हो? किसी ने तुम्हें तकलीफ तो नहीं दिया ना? मन्नत के कानों में जैसे युग की आवाज़ गूंजा। मन्नत अपना सिर धीरे धीरे ऊपर उठाकर जैसे अपनी आंखों के सामने युग को देखी, मानो दंग रह गई। उसकी धड़कन तेजी से धड़कने लगा, उसके हाथ पैर भी कांपने लगे। मन्नत का ऐसा हालत हो गया था, वह पुलिस वालों से जितना नहीं डर रही थी उतना तो युग से डरने लगी। उसे तो युग का खौफ पैदा हो गया था। उसे तो यही लग रहा था कि जेल में रहे वह बच चलेगा, पर युग का सामना ना करना पड़े। आखिरकार उसने इतना बड़ा झूठ जो बोला है। मन्नत धीरे धीरे उठ खड़ी हो गई। युग को अपनी आंखों के सामने देख उसे और भी रोना आ रहा था। मन्नत का यूं चुपचाप खड़ा देख युग ने उसे फिंगर दिखाकर इशारा किया। युग का इशारा पाते ही मन्नत धीरे धीरे कदम उसी ओर बढ़ाई। जब उसके सामने आकर रुकी तो उन दोनों के बीच में जेल का दीवार बीच में था। मन्नत इन सलाखों के अंदर
थी। मन्नत कंटिन्यू रोए जा रही थी। उसने अपने होंठ कपकपाते हुए हिलाए कुछ कहने के लिए। युग अपना हाथ सलाखों के अंदर डालकर उसके आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, एकदम चुप। इतना बोल वहाँ से चला गया और सीनियर इंस्पेक्टर और कमिश्नर से बातें करने लगा। लॉयन ने इससे पहले सभी बातों का डिस्कशन होने लगा क्योंकि युग को भी काफ़ी कुछ पता चल गया था कि मन्नत ने पैसे निकाले और युवराज को दिए वगैरह वगैरह। लॉयन ने वह फुटेज इंस्पेक्टर कमिश्नर को दिखाया। इसका मतलब कि मन्नत को फंसाया गया है। वह बिल्कुल बेगुनाह और गुनहगार वहाँ होटल से भाग गया है। कमिश्नर और इंस्पेक्टर युग के खातिरदारी करने में लगे हुए थे और इतना सब युग ने खुद उनके सामने सबूत रख दिया जिससे यह केस भी उसके पक्ष में ही जाता है। कमिश्नर ने तुरंत हवलदार को कहा कि मैडम को बाहर निकाल दो, जिस पर हवलदार और लेडीज़ कांस्टेबल दोनों मन्नत के पास गई। हवलदार ने ताला खोला। लेडीज़ कांस्टेबल मन्नत को बधाई देते हुए बोली, तेरा नसीब बहुत अच्छा है जो ऐसा पति मिला है। बहुत लकी है तू और तेरी वजह से आज हमें युग बजाज को अपने आँखों के सामने से देखने को मिला। केशव जी ने भी नोटिस किया कि युग का पावर और पोजीशन बहुत हाई लेवल का है क्योंकि उसके आते ही पुलिस भी उसकी खातिरदारी में लग गई थी और तुरंत यही मामला रफा दफा किया। इन सब मामलों में रात के 8 बज गए थे। मन्नत का उन्होंने साइन रजिस्टर पर करवा लिया और जाने के लिए कहा। वहीं युग कमिश्नर से कुछ बातें कर ही रहा था। वहीं मन्नत अपने पापा के गले आकर लिपट के रोने लगी। सभी लोग पुलिस स्टेशन से बाहर पार्किंग एरिया में आ गए। मन्नत अपने पापा के हाथ पकड़ धीरे धीरे स्लो चल रही थी। पीहू मन्नत का दूसरा हाथ पकड़ी थी। युग सबसे पहले काव्या और मोनिका से कहा कि आज जो कुछ भी यहाँ हुआ है यह बात यहीं रफा दफा होनी चाहिए। दादी और माँ को जरा भी इन सब बात का कानो कान खबर नहीं होना चाहिए, वरना इन सब की जिम्मेदार तुम दोनों रहोगी। यह बात बोलते वक्त युग ने सख्त आवाज़ में बोला था जिस पर काव्या ने अपनी पलकें झपका दिया और युग के गले आकर लग गई और धीरे से बोली, डोंट वरी भाई, दादी और माँ को क्या किसी को भी नहीं पता चलेगा। युग ने काव्या के पीठ पर हाथ थपथपाया और कहा, गुड। युग ने एक नज़र मोनिका की तरफ भी घुमाया। युग का इस तरह से देखना मोनिका घबराकर अपना गर्दन हाँ में हिला दी। मोनिका की हालत देखने के लायक थी। वह अंदर से इतना तिलमिला उठी थी कि बता नहीं सकते। न जाने उसका कितना खून जल उठा होगा। मन्नत की रिहाई पर उसने जिस तरह से प्लान बनाया था, देखा जाए तो उसके 1% ढंग का काम नहीं हुआ। अब वह भी जान चुकी थी युग से पंगा लेना, उसके आगे जीत पाना बहुत मुश्किल है। काव्या ने मन्नत को अपने गले लगा लिया और कहा, भाभी मैं बहुत डर गई थी, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने आपकी मदद नहीं कर पाई। युग ने काव्या की तरफ देख कहा, तुम दोनों ड्राइवर के साथ घर जाओ क्योंकि हम दोनों आज विला जा रहे हैं। युग का इतना कहना कि काव्या और मोनिका चुपचाप कार में जाकर बैठ गई, वहाँ से निकल गई। मन्नत सीमा जी के पास जाकर बोल ही रही थी कि इतने में सीमा जी ने मन्नत के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दी। यह थप्पड़ इतना जोर से मन्नत के गाल पर पड़ा कि वहाँ पर सभी मौजूद लोग तुरंत उसी ओर देखे। केशव जी जो टैक्सी वाले से बात कर रहे थे, उन्होंने भी तुरंत उसी डायरेक्शन में देखा। वहीं युग ने जैसे मन्नत के गालों पर थप्पड़ देखा, वह तुरंत बौखला उठा और 2 कदम आगे जाकर सीमा जी के ऊपर चिढ़ते हुए कहा, हाउ डेयर यू स्लैप हर। मन्नत को यह थप्पड़ इतना जोर से पड़ा था कि वह थोड़ी नीचे झुक गई और अपने गालों पर हाथ रख जोर जोर से रोने लगी। इतने में केशव जी सीमा जी को भला बुरा सुनाने लगे। अब पीहू भी कहाँ चुप बैठने वाली थी, उसने भी अपनी माँ को क्लास लेने लगी। सभी लोग सीमा जी को कोसने लगे। उतने में मन्नत ने अपने गालों पर से हाथ हटाकर रोते हुए बोली, पापा प्लीज़ माँ को इस तरह सबके सामने बेइज्जती मत कीजिए। पीहू युग के सामने आकर इमोशनल होते हुए बोली, थैंक यू जीजू, आप बहुत अच्छे हो।
केशव जी युग के सामने आकर हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा तुम मन्नत को अपने साथ यहाँ से लेकर जाओ। केशव जी को ऐसा लग रहा था मन्नत का देखभाल युग के सिवा कोई और अच्छा नहीं कर सकता। आज उन्हें युग पर फक्र हो रहा था कि उनकी बेटी सही इंसान के हाथ में है। केशव जी को सीमा जी पर इतना गुस्सा आने लगा, उनका भी मन हो रहा था कि वह भी उल्टा हाथ उनके गालों पर जड़ दे ताकि दोबारा ऐसी गलती ना करे। एक तो पहले से ही मन्नत इतनी मुश्किल हालातों से गुजर रही है, ऊपर से बिना सोचे समझे सीमा जी ने थप्पड़ दे मारा। वहीं युग मन्नत का हाथ पकड़ कार में जाकर दोनों बैठ गए। ड्राइवर ने कार चलाना स्टार्ट कर दिया। उसके पास वाली सीट पर शेरा बैठा था। इस वक्त कार में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। देखा जाए तो कहने को हजार सवाल थे। वहीं युग खामोश बैठा विंडो से बाहर देख रहा था। उसका इस तरह से खामोश रहना मन्नत बहुत ज़्यादा डर रही थी। मन्नत दोपहर से इतनी ज़्यादा रो चुकी थी कि अब उसकी आंखों से आंसू निकलना बंद हो गया था, पर उसकी सिसकियां बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो उसकी आवाज़ युग के कानों में साफ सुनाई दे रहा था। कुछ ही वक्त में उनकी कार विला आकर रुकी। युग कार का दरवाज़ा खोल बाहर निकला और दूसरी साइड से आकर कार का दरवाज़ा खोला। मन्नत का हाथ पकड़ बाहर निकाला। मन्नत को अपने साथ विला के अंदर लेकर गया। वह सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने साथ मन्नत को अपने कमरे में लेकर आया। मन्नत को अपने सामने खड़ा करके उसके गालों पर हाथ फेरते हुए बिना कोई सवाल जवाब किए स्लो आवाज़ में कहा, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में डिनर करते हैं। युग ने ये इतना प्यार से कहा कि मन्नत की आंखों से आंसू आ गए। उसकी आंखें जो रोने से सूज गई थी और पूरी तरह लाल हो चुकी थी। मन्नत का दिल कर रहा था कि वह युग से गले लिपट के रोए। वह अपने ख्यालों में सोच ही रही थी कि युग सच में उसे अपने गले लगा लिया। मन्नत का दिल कर रहा था कि वह युग के गले लिपट के रोए। वह अपने ख्यालों में सोच ही रही थी कि युग सच में उसे अपने गले लगा लिया। उसके बालों को सहलाते हुए कहा, जाओ अब जल्दी फ्रेश हो जाओ। मन्नत जाने के बजाय युग की आंखों में देखते हुए बोली, मुझे पता है कि तुम्हें सब पता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की हूँ और एक बार नहीं कितने बार, हर बार तुमसे झूठ बोली हूँ। तुमने मुझे जेल से क्यों निकाला? नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि मैं इसी के लायक हूँ। मन्नत के फेस पे आ रहे बालों को युग ने मन्नत के कान के पीछे की ओर करते हुए कहा, तुम किसके लायक हो या नहीं ये सिर्फ मैं तय करूँगा, तुम नहीं। अब बिना देरी किए जाओ, फ्रेश हो जाओ। मन्नत ने अपने हाथ से आंसू पोंछते हुए हाँ में गर्दन हिला दी और कमरे से बाहर जाने लगी। उसका यूं बाहर जाता देख युग ने पूछा, वॉशरूम जाने के बजाय तुम बाहर कहाँ जा रही हो? युग की बातें सुन मन्नत वहीं रुक गई और पीछे मुड़कर युग को देखकर बोली, इस कमरे में मेरा कपड़ा नहीं है, दूसरे वाले कमरे में है जहाँ पर मैं पहले रह चुकी हूँ। ठीक है, तुम वहाँ जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं यहाँ पर फ्रेश हो जाता हूँ। इतना बोल दोनों अलग अलग कमरे में चले गए फ्रेश होने के लिए। करीब रात के 9:20 हो रहे थे। युग नीचे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। मन्नत अभी तक नीचे नहीं आई थी। युग ने लेडी सर्वेंट को कहा जाकर देखे। युग के कहने पर सर्वेंट तुरंत सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर मन्नत के कमरे में गई। मन्नत इस वक्त अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखा रही थी। उतने में लेडी सर्वेंट ने कहा, मैम सर आपको नीचे बुला रहे हैं, डिनर रेडी हो गया है। मन्नत का जरा भी खाने का मन नहीं था, पर वह मना भी नहीं कर सकती। उसे युग से अभी भी डर लग रहा था, कहीं गुस्से में आकर उसे सजा ना दे। मन्नत न चाहते हुए कमरे से बाहर निकली। मन्नत ने हल्के पीले रंग की कुर्ती पहनी थी और साथ में वाइट कलर का प्लाजो। उसके बाल अभी भी थोड़े हल्के गीले थे। उसने अपने बालों को खुला यूं ही छोड़ दी थी। मेकअप के नाम पर उसने लोशन के सिवा कुछ नहीं लगाया था। इतनी रात को मेकअप करके भी क्या फ़ायदा।
युग उसे देखता ही रहा, उसकी नज़र हट ही नहीं रही थी। मन्नत डाइनिंग टेबल के पास आकर खड़ी हो गई और युग के पास वाली चेयर पर बैठ गई। सर्वेंट ने खाना सर्व करने लगी। युग ने मन्नत के लिए वेजिटेबल सूप बनवाया था। मन्नत उस सूप में स्पून गोल गोल घुमाए जा रही थी, जिसे देख युग ने कहा, क्या हुआ, सूप में अंगूठी खोज रही हो? युग के मुंह से इतना सुन मन्नत ने कोई जवाब नहीं दी और चुपचाप सूप पीने लगी। मन्नत का तो जरा भी मन नहीं कर रहा था खाने के लिए। ऐसे ही कुछ टाइम तक दोनों ने खाना खाया। युग बार बार मन्नत को बोल बोल कर उसे खाना खाने के लिए लगाया। मेंशन में काव्या और मोनिका रास्ते भर यही बातें करते आए कि यह बात किसी को भी नहीं बताएंगी, जिस पर मोनिका को भी हाँ भरना पड़ा। अगर उसने सच में किसी को बता दिया तो युग उसको पकड़ने में जरा भी देरी नहीं होगा। उसने अभी तक जो कुछ भी किया है सब पता चल जाएगा, जिसमें उसकी भलाई है कि वह इस वक्त चुप ही रहे। उन दोनों के इतना लेट आता देख मीरा जी फिक्र जताते हुए बोली, तुम सब ठीक तो हो ना, और कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? कितनी दफ़ा कॉल किया, और मन्नत कहाँ है? मीरा जी की डांट सुन काव्या और मोनिका एक दूसरे को देखने लगी। फिर काव्या अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए बोली, मॉम, भैया और भाभी आज नहीं आएंगे। वे दोनों आज बाहर एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे और हम सब साथ में ही थे, तो डोंट वरी मॉम। मीरा जी थोड़ी फटकार लगाते हुए आगे बोली, तुम सब एक साथ में थे, कम से कम कॉल तो उठा सकते हो कि नहीं, कि उतना भी तुम लोगों से नहीं होता। मुझे कब से फिक्र सताए जा रहा था। इतने में दादी जी मजाकिया टोन में बोली, अरे बहू, एक साथ टाइम बिताने दे, तभी तो पोते का मुंह जल्दी से देख सकूंगी। उतने में मीरा जी अपनी बात क्लियर करते हुए बोली, माँ, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, मैं तो बस इन्हें समझा रही हूँ, कम से कम फ़ोन तो उठा लिया करो। काव्या ने जल्दी से मीरा जी को गले लगाते हुए बोली, ओके मॉम, नेक्स्ट टाइम से कभी गलती नहीं होगा, सॉरी सॉरी। इतना बोल मोनिका और काव्या दोनों अपने अपने कमरे में चली गई फ्रेश होने के लिए। काव्या फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकली। सोफे पर राहुल बैठा था। वह इस वक्त अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। काव्या राहुल के पास आकर उसके हाथ से मोबाइल लेकर उसके गोद में बैठते हुए बोली, आज तुमने मेरी तरफ देखा नहीं, मैं कैसी दिख रही हूँ? जिस पर राहुल ने उसकी कमर को पकड़ सहलाते हुए कहा, मतलब जैसे रोज़ दिखती हो, बिल्कुल वैसे ही दिख रही हो। काव्या ने तुरंत राहुल के हाथ पकड़ अपने कमर से छुड़ाते हुए बोली, सच में राहुल, तुम्हें कुछ भी फ़र्क मेरे फेस पर नहीं दिख रहा? राहुल काव्या के गाल पकड़ इधर उधर घुमा, उसके बैक साइड फ्रंट साइड सभी तरफ देखते ही कहा, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? जैसे रोज़ दिखती हो बिल्कुल वैसे ही हो। प्लास्टिक सर्जरी कराने का कोई इरादा तो नहीं है ना तुम्हारा? सर्जरी का नाम सुन काव्या चिढ़ते हुए बोली, राहुल, तुम सच में एक नंबर के बोरिंग पर्सन हो। इसका मतलब तुम मुझे प्यार नहीं करते। इतना बोल काव्या राहुल के गोद से उठ खड़ी हो गई और जैसे कदम आगे बढ़ाई कि राहुल ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया और उसके इस तरह खींचने से काव्या उसके गोद में जा गिरी। जिस पर काव्या ने बच्चे जैसा फेस बनाकर बोली, छोड़ो, मुझे जाने दो, तुम ना हमेशा मेरी मजाक बनाते रहते हो। राहुल ने काव्या को और भी जकड़ लिया और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, तुम मुझे ऐसे घुमा फिरा के क्यों पूछ रही हो? ऐसे भी पूछ सकती थी कि मैं कैसी दिख रही हूँ, और मेरा एक ही जवाब होता, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। इतना बोलते वक्त राहुल ने काव्या के माथे पर, गाल पर, नाक पर और होंठ पर हर जगह किस करने लगा। उसके इस तरह से किस कर देने से काव्या ने अपने दोनों हाथ राहुल के गले में डाल बोली, सच कह रहे हो? इतना सुन राहुल ने काव्या का नाक खींचते हुए कहा, ये लो, पूरा गुड़ गोबर कर दिया तुमने। मेकअप लगाकर कुछ फ़ायदा नहीं तुम्हें। राहुल मेहरा ने जिस लड़की को बचपन से देखा है उसकी खूबसूरती को अच्छे से जानता है। ठीक है, तुम्हें पार्लर जाना है
तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी काव्या मुझे हर रूप में अच्छी लगती है। काव्या ने अपनी कोहनी से राहुल के पेट पर मारते हुए बोली, बहका रहे हो मुझे? जिस पर राहुल अपनी आंखें छोटी करते हुए काव्या को देखते कहा, ये बहकाना क्या होता है? तुम मेरी हो, मैं तुम्हें कभी भी छू सकता हूँ, मैं जो चाहे वह कर सकता हूँ। इतना बोलते वक्त राहुल काव्या के हर जगह चूमना स्टार्ट कर दिया, जिस पर काव्या भी हंसते हुए उसका साथ देने लगी। यूं ही दोनों सोफे पर ही चालू हो गए। दूसरी तरफ विला में रात 11 बजे मन्नत कमरे में आ गई थी। उसकी आंखों के सामने अभी भी वही सब घूम रहा था जो कि उसने दोपहर से देखी हुई थी। वह अपने दिमाग से बार बार जोर दे रही थी कि वह किस तरह से भागते भागते युवराज के लिए पैसे लेकर गई और बदले में उसे क्या मिला? इल्ज़ाम, कैदी, सज़ा। अपने पापा के बारे में भी सोच रही थी, किस तरह से उसके पापा सभी के सामने हाथ जोड़ मदद के लिए भीख मांग रहे थे। अगर आज युग न होता तो न जाने क्या दिन देखना पड़ता। मेरी वजह से सभी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता। मन्नत यह सारी बातें खुद से बड़बड़ाए जा रही थी। वहीं युग विला से बाहर गार्डन में आकर कॉल पर किसी से बातें कर रहा था। क्या हुआ उसका, कुछ पता चला? कहाँ है इस वक्त? कॉल की दूसरी ओर से पर्सन ने कहा, बॉस अभी तक कुछ पता नहीं चला। कहाँ है, किस इलाके में छुप कर बैठा है। जैसे ही पता चल जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। युग ने हम कहा और दोनों तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। इतना बोल युग वापस विला के अंदर सीढ़ियों से चढ़ते हुए कमरे में आ गया। युग कमरे में आया तो मन्नत कमरे में नहीं थी। युग अपनी चारों तरफ नजरें घुमाया पर उसे मन्नत कहीं नजर नहीं आई। वह तुरंत बालकनी की ओर बढ़ गया क्योंकि बालकनी का दरवाज़ा खुला था। इस वक्त मन्नत बालकनी में खड़े दोनों हाथ फोल्ड किए आसमान की ओर देख रही थी। उसे देख कोई भी कह सकता कि वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। मन्नत के पीछे युग भी आकर खड़ा हो गया। मन्नत को जरा भी एहसास नहीं उसके पीछे कोई खड़ा है। वह रोते हुए आगे बड़बड़ाना जारी रखी, सब सच कहते हैं कि मैं बचपन से कलंक पैदा हुई हूँ। कलंक वर्ड सुन युग ने तुरंत कहा, और ऐसा तुम्हें कौन कहता है? मन्नत एक मिनट के लिए डर ही गई और वह तुरंत पीछे पलटकर युग को देख अपनी नजरें नीचे कर ली। युग एकदम मन्नत के करीब आकर अपनी उंगली के सहारे चीन पकड़ उसका फेस ऊपर करते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, ऐसा तुम्हें कौन कहता है? इस तरह से सवाल पूछने पर मन्नत थोड़ी सी सहम सी गई। वह क्या बोले, किसका नाम बताए, जबकि उसके न जाने कितने दुखों के पहाड़ झेल चुकी है। मन्नत को कुछ न बोलता देख युग ने आगे कहा, क्या तुम्हारी फैमिली मेम्बर ऐसी कहती है? क्योंकि हमारे फैमिली में तो तुम्हें ऐसा कोई कह नहीं सकता, या कोई और कहता है जिसका नाम तुम मुझे बता नहीं सकती। मन्नत ने सोचा कि अगर वह कुछ बोली नहीं तो युग उसके सामने क्वेश्चन के पहाड़ खड़ा कर देगा, इसलिए उसने तुरंत बोली, नहीं, अब कोई मुझे ऐसा नहीं कहता, सिर्फ बचपन में कहा करते थे, मम्मी के डेथ होने के बाद। युग ने अपने अंगूठे से मन्नत के आंसू साफ करते हुए कहा, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, चलो चलकर आराम करो, रात काफ़ी हो गया है। युग मन्नत का हाथ पकड़ कमरे में लेकर आया और एक हाथ से बालकनी का डोर बंद कर दिया। मन्नत उसी कपड़े में बेड पर जाकर धड़ाम से गिरी, सोने लगी। युग ने उसे देख पूछा, तुमने कपड़े चेंज नहीं किया? क्या तुम इन कपड़ों में ही सोने वाली हो? मन्नत ने तुरंत युग की तरफ देख उसके सवालों का जवाब देते हुए बोली, हाँ, मेरे पास नाइट कपड़े नहीं है, इसलिए मैंने जो हल्के कपड़े थे वह पहन लिए, क्योंकि साड़ियाँ ज़्यादा थी कवर्ड में। युग बेड की तरफ बढ़ते हुए लाइट ऑफ कर दिया, जिस पर मन्नत ने कोई रिएक्ट नहीं की, जैसे वह हर टाइम किया करती थी। मन्नत ने दिन भर रोने की वजह से वह अभी भी रुक रुक के सिसकियाँ ले रही थी, जो युग सुन सकता था।
युग ने तुरंत अपने एक हाथ से साइड का टेबल लैंप लाइट ऑन कर दिया। वह देख सकता था मन्नत एकदम सिकुड़ के सोने की कोशिश कर रही थी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज संडे है, 2 एपिसोड तो नहीं दे सकी, पर नेक्स्ट वीक में 2 एपिसोड देने की पूरी कोशिश करूँगी। आगे सच में स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को अच्छा लगेगा सुनने के लिए, तो प्लीज़ सुनते रहिए। चलिए, बाय बाय।